हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स मेथड की सीरीज़ में जो लास्ट 10 वीडियोस थे उसमें से फर्स्ट 6 वीडियोस में हमने मैट्रिक्स मेथड क्या होता है उसके बेसिक कंसेप्ट को समझा। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है उसको डिस्कस किया। उसके बाद के जो 4 वीडियोस थे मतलब 7th, 8th, 9th एंड 10th पार्ट में हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड के बेसिक कंसेप्ट को समझा। स्टिफनेस मैट्रिक्स किस तरह से ड्राइव किया जाता है उसको देखा था और उसके बाद मैंने आपको किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया था। अब आज हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और उससे किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किस तरह से करते हैं मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करते हुए उसको डिस्कस करते हैं। अब लास्ट जो वीडियो था मतलब 10th पार्ट और ये 11th पार्ट में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। 10th पार्ट में भी मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ पे हमने 3 पार्ट जो होते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, उसमें से फर्स्ट पार्ट में आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, सेकंड पार्ट में एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और थर्ड पार्ट में रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं और फाइनली शियर फोर्स एंड वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट जो कैलकुलेट करके बताया था वो मैट्रिक्स मेथड के थ्रू बताया था। उसके बाद एंड मोमेंट एंड रिएक्शंस जो हैं वो हमने कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया था, मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से एंड मोमेंट्स कैलकुलेट किए थे और फिर रिएक्शंस कैलकुलेट की थी और इनसे शियर फोर्स बेंड डायग्राम बनाना सीखा था। लेकिन आज हम इस न्यूमेरिकल को मैं तीनों ही पार्ट मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब हम 3 तरह के स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और उनके बेसिस पे किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो किसी भी स्ट्रक्चर की, मतलब मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं और फिर उससे प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में ही करना होता है। ठीक है, तब हम कन्वेंशन मेथड से नहीं करते। हालांकि ये जो मैट्रिक्स बनते हैं ये भी उन कन्वेंशन मेथड को यूज़ करके ही बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ मैट्रिक्स मेथड से कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा कि एनालाइज द कंडेंस्ड बीम एज शोन इन फिगर बाय स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से करते हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 स्पैन हैं और एक थर्ड जो पोर्शन है ये कैंटिलीवर की तरह है, एक ओवरहैंगिंग सेगमेंट है ये। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये एक तरह से डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ये डिटरमिनेट पार्ट है और बाकी ये जो है वो इनडिटरमिनेट बीम की तरह है। ठीक है, यहाँ पे ये ए एंड फिक्स्ड है, बी एंड सी रोलर सपोर्टेड है। तो अब हम सबसे पहले इस सी डी सेगमेंट जो है इस सी डी सेगमेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इस एंड मोमेंट, मतलब यहाँ पे जो इसका इफेक्ट है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा इसका सॉल्यूशन लिखा, फिर लिखा कि ओवरहैंगिंग पोर्शन इज डिटरमिनेट पोर्शन। ठीक है, हैंस इट मे बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आफ्टर अकाउंटिंग इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो अब इसके इफेक्ट को कैसे समझोगे, तो देखिए सबसे पहले हम ये जो लोड है इतना ही लोड इस पॉइंट पे लगा देते हैं। ठीक है, और इतना ही लोड इस वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ लगा देते हैं। ये 30 किलो न्यूटन का लोड मैंने यहाँ लगा दिया और 30 किलो न्यूटन का लोड ये यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लगा दीजिए तो क्या होगा, ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब कोई इफेक्ट नहीं देंगे। लेकिन इससे क्या होगा वो बताता हूँ। तो देखिए ये दोनों जो फोर्स हैं ये मिलके एक कपल फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और एक ये पॉइंट लोड होगा, मतलब ये जो 30 किलोन्यूटन का लोड है और इस सी डी सेगमेंट को अगर आप हटाते हैं तो फिर क्या होगा, इस सी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक मोमेंट एक्ट करेगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि देखिए कैंटिलीवर पोर्शन इज ड्रॉप्ड आफ्टर अकाउंटिंग इट्स इफेक्ट। तो देखिए ये 30 से एक मोमेंट बन जाएगा, ये कपल है तो वो उस कपल की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने लिखा 30 × 2 मतलब 60 किलोन्यूटन मीटर का एक मोमेंट लगेगा और 30 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, मतलब इस सी डी सेगमेंट
को हटा देते हैं और उसके बाद जो इक्विवेलेंट बीम बनेगा वो बना लेते हैं। तो देखिए मैंने ये इक्विवेलेंट बीम बना दिया, ये 30 का डाउनवर्ड लोड लगा दिया और ये 60 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट सी पॉइंट पे लगा दिया। ठीक है, तो दिस इज इक्विवेलेंट बीम हो गया। क्लियर? मतलब जो क्वेश्चन में आपको गिवन था, जो क्वेश्चन में आपको बीम गिवन था उसकी जगह अब हम इस इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का, इस इनडिटरमिनेट बीम का एनालिसिस करेंगे। क्लियर? तो अब देखिए मैं आपको स्टेप्स बोलते जाता हूँ हम और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेप 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में कि हमें अगर किसी भी बीम में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, फ्लेक्सुरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो आपको EI पता होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा हियर, फ्लेक्सुरल डिफॉर्मेशन are required, so the flexural rigidity EI must be known for each member. क्लियर? कि अगर मुझे फ्लेक्सुरल डिफॉर्मेशन मतलब थीटा बी थीटा सी ये कैलकुलेट करना है तो फिर आपको EI पता होना चाहिए हर मेंबर के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए ट्रस होता और आप एक्सियल डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे होते तो फिर हमें EA पता होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है कि हमें फ्लेक्सुरल डिफॉर्मेशन चाहिए तो EI पता होना चाहिए जो कि दिया है हर मेंबर के लिए। देखिए इसके लिए 2I, इसके लिए I, मतलब सबके लिए मुझे EI पता है। ठीक है, चलिए अब मुझे अगर स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी देखना होती है। मैंने आपसे कहा था कि अगर काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कम होगी तो ही हम इस मेथड को चूज करते हैं, अदरवाइज फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर की स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कम होती है तो फिर हम उसे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो एंड है दिस इज फिक्स्ड एंड। ठीक है, तो यहाँ पे तो ना तो स्लोप होगा ना डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ये जो बी सपोर्ट है यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। मतलब थीटा बी और थीटा सी दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स या दो तरह के रोटेशंस होंगे। और इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा क्या कि द सपोर्ट बी एंड सी आर रोलर्स, द अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स आर रोटेशंस एट बी एंड सी, जिसे हम थीटा बी एंड थीटा सी बोलते हैं। ठीक है, इसको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बोल दीजिए, ये जनरल वर्ड है। ठीक, तो फिर इस स्ट्रक्चर की काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी जो है वो 2 हो गई। ये मैंने लिखा कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज 2, और इसे ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। क्लियर? अब काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने के बाद हम इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सपोर्ट बी और सी है उस पे जो रोटेशंस हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब हम स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं तो हम फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का मतलब है थीटा बी और थीटा सी ये जो रोटेशंस हैं उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए ये जो सपोर्ट बी और सी हैं इनको आपको रेस्ट्रेन करना होगा। रेस्ट्रेन करना है मतलब यहाँ पे हम बी और सी को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि थीटा बी और थीटा सी ही रोटेशंस हो सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि इसको आप फिक्स कर दीजिए तो थीटा बी थीटा सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये जो ए जॉइंट है, ए सपोर्ट है, ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड ही है। ठीक है, यही दो पॉसिबल थे तो इन दोनों को हमने फिक्स कर दिया, मतलब फुल्ली रेस्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर हमें मिल गया। तो देखिए मैंने लिखा कि ये जो फिगर 3 है, सी है, इस थर्ड फिगर के अंदर आपको फुल्ली रेस्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर मिल गया। तो मैंने देखिए यहाँ पे स्टेप 3 में भी लिख दिया क्या, रेस्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर, जिसे आप लॉक्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या कि सपोर्ट बी एंड सी आर फिक्स्ड टू ऑब्टेन रेस्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर। ठीक, एज शोन इन फिगर सी, जो आपको फिगर सी में दिख रहा है वो। क्लियर? ये फुल्ली रेस्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है। अब आगे चलते हैं और इस रेस्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर में जो एक्सटर्नल लोड लगे हैं उनके इफेक्ट को देखते हैं। उनके कारण मोमेंट्स इंड्यूस हुए। ठीक है, देखिए ये दो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन मैंने बी और सी पे जो है इसको 1 और इसको 2 बोल दिया। तो
इन दो पॉइंट्स पे, इन दो सपोर्ट्स पे जो मोमेंट इंड्यूस होंगे उसे मैंने बोल दिया कि ये ADL1 होगा और ये ADL2 होगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे आगे लिखा स्टेप 4 में एनालिसिस ऑफ रेस्ट्रेंट स्ट्रक्चर अंडर एक्सटर्नल लोड। ठीक है, और यहाँ पे लिखा कि द एक्शन करस्पॉन्डिंग टू अननोन रोटेशन थीटा बी एंड थीटा सी एट सपोर्ट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर मोमेंट्स ADL1 एंड ADL2 एज शोन इन फिगर सी। और इनको आपने किससे रिप्रेजेंट किया? कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 एंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 से। ठीक है, बाय कोऑर्डिनेट सिलेक्टेड। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि सपोर्ट बी जो है उस पे कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 बोला और सपोर्ट सी पे जो है उसे कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 बोला। क्लियर? अब ये जो मोमेंट्स हैं इनको कैलकुलेट और कर लेते हैं। तो देखिए अब ये जो फिगर है, इस फिगर ए में दो स्पैन हैं AB और BC। यहाँ पे जो मोमेंट है ये ADL1, बी सपोर्ट पे जो मोमेंट इंड्यूस हुआ है ADL1, उसमें दो इफेक्ट हैं। किसके कारण? इस पॉइंट लोड के कारण मोमेंट आ रहा है और इस UDL के कारण भी मोमेंट आ रहा है। तो जो पॉइंट लोड के कारण मोमेंट है वो क्लॉकवाइज होगा और इस UDL के कारण जो मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, क्योंकि ये लेफ्ट सपोर्ट है इस स्पैन के लिए और ये जो है AB स्पैन के लिए ये राइट सपोर्ट है। ठीक है, तो अब मोमेंट की बात कर लेते हैं, कितना हुआ मोमेंट। तो देखिए 45 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4/6 का स्क्वायर, तो ये आपको मोमेंट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन के साथ में। उसी तरह से इस UDL के कारण क्या होगा? 40 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 12, ये फिक्सिंग मोमेंट होते हैं, लेकिन ये वैल्यू जो होगी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी इस एंड पे, इसलिए ये इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्या? ADL1 45 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4/6 का स्क्वायर, ये 40 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू आई -33.33 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? मतलब इस एक्सटर्नल लोड के कारण जो क्वेश्चन में गिवन है उसके कारण जो बी पॉइंट है उस पे जो मोमेंट इंड्यूस हुआ उसकी जो वैल्यू है वो ये है। क्लियर? इसी तरह से अब हम सी पॉइंट पे जो मोमेंट इंड्यूस हुआ उसे ADL2 बोलेंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखिए ये देखिए B और C स्पैन है। अब यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ इसी UDL के कारण आएगा और इस 40 के कारण, 40 का जो UDL है उसके कारण, और वैल्यू क्या होगी? क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव। तो क्या होगा? 40 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 12। तो देखिए पॉजिटिव साइन के साथ में होगा, तो ये मैंने लिख दिया कि ADL2 जो है वो 40 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 12, मतलब प्लस 53.33 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, मतलब आपने दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिए, तो फिर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स किस तरह का हो जाएगा? तो मैट्रिक्स ADL की को मैंने बोल दिया कि ये -33.33 और इधर +53.33 ADL मिल गया। अब जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं एक्ट कर रहा था किसी भी जॉइंट पे, तो वहाँ पे आपने AD की वैल्यू को 0 बोल दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो C सपोर्ट है वहाँ पे एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है। ठीक, ड्यू टू वो कैंटिलीवर पोर्शन या जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है उसके कारण। तो देखिए अब यहाँ पे D पॉइंट पे कुछ C पॉइंट पे कुछ मोमेंट होगा, उसकी वैल्यू कितनी है वो देखिए, वो बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सिंस एक्सटर्नल लोड एट सपोर्ट B इज 0 एंड एट सपोर्ट C इज 60 किलो न्यूटन मीटर, जो कि क्लॉकवाइज मोमेंट है। ठीक है, तो देखिए आपके पास AD की जो वैल्यू होगी वो 0 और ये 60, ये सपोर्ट B पे है मोमेंट और ये सपोर्ट C पे। B पे 0 तो ये 0 है और C पे जो है वो 60, तो ये आ गया है AD की वैल्यू। क्लियर? अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 30 का जो पॉइंट लोड था, 30 का जो पॉइंट लोड था उसको क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि आप मोमेंट की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन होती है उसमें मोमेंट्स आते हैं। ठीक है, इसीलिए आप ये मोमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने मोमेंट को देखा, इस पॉइंट लोड को नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि आप AD को कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए। क्लियर? अब आगे चलते हैं और मुझे
यूनिट डिस्प्लेसमेंट के कारण, अब हम जॉइंट पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और उसके कारण जो मोमेंट इंड्यूस होंगे उनकी बात करते हैं। मतलब स्टिफनेस मैट्रिक्स किस तरह से ड्राइव होगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप 5 और क्या लिखा, एनालिसिस ऑफ रेस्ट्रेंट स्ट्रक्चर या बीम फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट्स। मतलब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर स्टिफनेस कोफिशिएंट्स के आईजे कैलकुलेट करेंगे। मतलब हम स्टिफनेस मैट्रिक्स को ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसी भी स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर उतने ही कॉलम होते हैं जितने डिग्री का वो फ्रीडम होता है। मतलब उस स्ट्रक्चर में जितने डिग्री के फ्रीडम होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, ये स्ट्रक्चर 2 डिग्री का काइनेमेटिकली इंडेटरमिनेट है या सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देते हैं, एक बार सपोर्ट बी पे उसको रोटेट करेंगे, यूनिट रोटेशन देंगे, और उसी तरह से एक बार सी सपोर्ट पे यूनिट रोटेशन देंगे। मतलब यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना, नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए इसीलिए अब मैं 2 कॉलम को कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या, फर्स्ट पार्ट में गिवन ए यूनिट रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट बी एज शोन इन फिगर डी। देखिए इस फिगर डी में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया एट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1, ये सपोर्ट बी पे। देखिए जो फुल्ली रेस्ट्रेंट स्ट्रक्चर था फिगर सी के अंदर, तो फुल्ली रेस्ट्रेंट स्ट्रक्चर है तो उसमें तो कोई रोटेशन होगा नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अब उस फुल्ली रेस्ट्रेंट स्ट्रक्चर में हम बी पॉइंट पे यूनिट रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी पूरा रेस्ट्रेंट ही है, ये तो पहले से फिक्स था और सी को भी फिक्स ही मानेंगे। तो फिर अब इस यूनिट रोटेशन देने के कारण जो मोमेंट इंड्यूस होंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो मोमेंट कहाँ इंड्यूस होंगे, इस सपोर्ट बी पे और इस सपोर्ट सी पे। मतलब 2 कंपोनेंट मिलेंगे मुझे, ये पता चल गया मुझे। ठीक है, तो देखिए अब हम ये 2 कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक, जिन्हें हम बोल देते हैं K11 और K21। ये K11 और K21 क्या है ये अपन जानते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इस सेकंड डिजिट जो लिखा है, ठीक है, मतलब J पॉइंट जो लिखा है, यहाँ पे आपने यूनिट रोटेशन दिया और उसके इफेक्ट को देख रहे हैं कहाँ पे, इस पॉइंट 1 पे और इस पॉइंट 2 पे। ठीक है, बी पॉइंट को मैंने 1 बोल दिया, सी पॉइंट को 2 बोल दिया। ठीक है, और ये जो सेकंड डिजिट लिखा है ये किसको बता रहा है कि उस पॉइंट पे आपने यूनिट रोटेशन दिया है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने लिखा कि गिवन ए यूनिट रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट बी एज शोन इन फिगर डी। अब ये जो K11 है ये क्या है, ये स्टिफनेस है। ठीक है, तो देखिए क्या है ये, मोमेंट रिक्वायर्ड एट बी फॉर यूनिट रोटेशन एट बी। के बी पॉइंट पे यूनिट रोटेशन लाने के लिए जो मोमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अब देखो ये K11 की वैल्यू क्या होगी, MBA प्लस MBC के बराबर होगी। ठीक है ना, तो चलिए अब ये MBA और MBC को हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगा वो देखिए, यहाँ पे मैं लिखा कि 2EI/L और 2θB प्लस थीटा है, 2θB प्लस थीटा है, और कोई सेटलमेंट नहीं है तो ये टर्म 0 है। क्लियर, बस यहाँ पे I ध्यान रखना कि उसकी वैल्यू 2I है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सेगमेंट का, उस स्पैन का 2I है। इसी तरह से BC के लिए क्या होगा, BC के लिए क्या होगा, 2EI/L तो 4 मीटर है स्पैन, और 2θB प्लस θC, तो 2θB प्लस θC, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट 0। अब मुझे पता है कि A एंड फिक्स है तो θA 0 और θC भी 0 है। ठीक है, क्योंकि वो भी फिक्स है, और जो आपने डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया है वो C पॉइंट पे किया है, और कितना किया, यूनिट, तो θB की वैल्यू को 1 बोला। ठीक है, θC को तो आपने रेस्ट्रेन किया है, जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया वो θB में किया है, θB को आपने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया है, उसकी वैल्यू को 1 बोला है, तो θB इज इक्वल टू 1। क्लियर, अब इसी तरह से जो आपने K11 कैलकुलेट किया उसी तरह से K21 कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट बी पॉइंट पे जो दिया उसका इफेक्ट सी पे कितना हो रहा है वो देखना। तो चलिए यहाँ पे जो मोमेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, MCB के बराबर।
ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी कि 2EI/L और 2θc प्लस θb, ये इक्वेशन हो गई 2θc प्लस θb। और मैंने पहले ही कहा कि θc तो 0 है क्योंकि आपने उसको रेस्ट्रेंट स्ट्रक्चर माना, बस बी पॉइंट पे ही आपने यूनिट रोटेशन दिया, ठीक है। और अब θb की वैल्यू 1 हो गई इसलिए, और θc 0, तो ये आपके पास में K21 की वैल्यू आ गई। ये K11 है 7/3 EI और ये 0.5 EI है, ठीक है ना, ये तो अपन कैलकुलेट कर ही लेंगे। अब सेकंड कॉलम की बात करते हैं, कॉलम 2 को ड्राइव करते हैं। तो कॉलम 2 किस तरह से ड्राइव होगा, अब θc को हम यूनिट रोटेशन कर देंगे, मतलब θc को 1 कर देंगे, या C पॉइंट पे यूनिट रोटेशन देंगे और उसके इफेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा इस B पॉइंट में कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू फुल्ली रेस्ट्रेंट स्ट्रक्चर एट सपोर्ट C। जो फुल्ली रेस्ट्रेंट स्ट्रक्चर था फिगर C के अंदर, उसमें आपने पॉइंट C पे यूनिट रोटेशन प्रोवाइड किया। द फोर्स इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 एंड 2 आर, अब इसको हम क्या बोलेंगे, K12 एंड K22, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे अपन ने K11 और K21 बोला था, यहाँ पे K12 और K22 हो गए, ठीक है, एज शोन इन फिगर E। इस फिगर E में आपने शो किया इसको, इसमें देखिए कि यूनिट रोटेशन दिया C पॉइंट पे, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने दिया है, ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसको आप पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। θc जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, अब ये θb की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0 और θe की वैल्यू भी 0 होगी। जो भी रोटेशन है θc उसको आपने 1 बोल दिया। तो अब सबसे पहले K22 कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर K12 कैलकुलेट कर लेंगे। तो K22 की वैल्यू क्या होगी, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगा लीजिए, तो क्या होगा 2EI/L, ठीक है, 2θc प्लस θb, 2θc प्लस θb, सेटलमेंट सपोर्ट 0 मतलब वो 0, ये वैल्यू इसको पुट कर दीजिए तो ये EI आ गया, ठीक है। मतलब MCB की जो वैल्यू है वही K22 हो जाएगा, क्लियर। अब आगे चलते हैं और K12 को कैलकुलेट करते हैं। K12 क्या होगा, मोमेंट कजिज्ड एट B फॉर यूनिट रोटेशन एट C। देखिए ये मोमेंट रिक्वायर्ड था कि K22 को मैंने क्या बोला था, मोमेंट रिक्वायर्ड एट C फॉर यूनिट रोटेशन एट C, कि C पॉइंट पे यूनिट रोटेशन लाने के लिए C पॉइंट पे ही जो मोमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि मोमेंट कजिज्ड एट B ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट C, कि C पॉइंट पे यूनिट रोटेशन देने के कारण पॉइंट पे जो मोमेंट इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू है ये, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 2EI/L 2θb प्लस θc, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। θb 0 है, θc की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ये 0.5 EI आ गया, क्लियर। तो फिर आपके पास में जो स्टिफनेस मैट्रिक्स मिला वो कुछ इस तरह का आ गया। मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख दिए तो ये वैल्यू आ गई, और ये दोनों बराबर होना भी चाहिए था। क्यों बराबर होना चाहिए था, मैंने आपसे कहा था कि ये एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स, तो ये जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ये भी होगी, क्लियर। और ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ये हम उसकी प्रॉपर्टीज से जानते हैं, ठीक है। तो अब जब स्टिफनेस मैट्रिक्स मिल गया तो फिर मुझे जब स्लोप कैलकुलेट करना है, रोटेशंस कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको K इन्वर्स पता होना चाहिए। और K इन्वर्स कैसे होगा, K इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ K और एडजॉइन ऑफ K। तो डिटरमिनेंट ऑफ K क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ K होता है क्या कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव साइन लगा दीजिए बीच में, तो क्या है 7/3, मतलब वो 2.33 इंटू 1 और ये माइनस 0.5 इंटू 0.5, ये वैल्यू आ गई। तो डिटरमिनेंट ऑफ K मिल गया। और एडजॉइन ऑफ K चाहिए, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर 3/3 का मैट्रिक्स होता तो एडजॉइन कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान नहीं होता। वो क्यों, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो बहुत आसान होता है। कैसे, इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दीजिए और इन दोनों वैल्यूज़ के आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए।
तो आपको 2/2 मैट्रिक्स जो होता है उसका एडजॉइन मिल जाता है। तो देखिए मैंने वही किया, इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया, इनके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, तो आपको एडजॉइन ऑफ के मिल गया। ये दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आ गया, मतलब के इन्वर्स की जो वैल्यू है वो ये हो गई। क्लियर। अब स्टेप 6 के अंदर हम जो अननोन डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट्स, मतलब जो थीटा बी और थीटा सी रोटेशंस हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है क्या कि डेल्टा इज इक्वल टू के इनवर्स ए डी माइनस ए डी एल। ठीक है, ए डी एल अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ए डी भी कैलकुलेट कर चुके हैं, के इनवर्स भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए बस मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, बस यहाँ पे डेल्टा जो है वो डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, मतलब ये थीटा बी और थीटा सी है बेसिकली। इन वैल्यूज़ को जब पुट कर दिया तो आपके पास में ये एक इक्वेशन आ गई इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल गई, ये m इंटू एन का मैट्रिक्स है, ये m इंटू एन का मैट्रिक्स है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये m और n किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आपको बता भी दूंगा, लेकिन ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। बस यहाँ ध्यान रखना कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ जो थी उनके साइड में, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, वैसी की वैसी वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल एडिशन है ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करना भी हमें मालूम है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है कैसे, 1 इंटू 33.33 फिर प्लस माइनस 0.05 इंटू 6.667, ये कर लीजिए। इसी तरह से माइनस 0.5 इंटू 33.33 प्लस 2.333 इंटू 6.667, ये कर लिया। सीधी सी बातें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास में ये आ गया, मतलब ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता ही है इसकी वैल्यू, ये 2.083 से डिवाइड और कर दीजिए तो ये वैल्यू आ गई। तो आपको थीटा बी और थीटा सी की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ ये आ जाएगी, दिस इज थीटा बी एंड दिस इज थीटा सी। ठीक है, हमें यही कैलकुलेट करना होता है फर्स्ट पार्ट में। एंड सेकंड पार्ट में हम एंड मोमेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो एंड मोमेंट कैलकुलेट करने के पहले मुझे रोटेशंस, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे ए डी एल यूज़ किया, ए डी एस नहीं किया। ठीक है, ए डी एस मैंने यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, मतलब लैक ऑफ फिट, ये सब आपको नहीं दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इन द अबव इक्वेशन वी हैव यूज ए डी एल इन प्लेस ऑफ ए डी एस सिंस effect of temperature change, lack of fit and support displacement is not considered या not given in the question। ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया। अब एक पॉइंट और लिखा मैंने क्या कि m और n को जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ कि m जो है वो क्या है, पॉइंट्स एट विच इफेक्ट ऑफ यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कंसीडर। ठीक है, मतलब जिन पॉइंट्स पे हम इफेक्ट कंसीडर करते हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स जब बनाते हैं तो क्या करते हो, हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं किसी भी एक पॉइंट पे और उसके इफेक्ट को समझते हैं अदर पॉइंट्स पे। ठीक है ना, तो देखिए, और इसी को मैंने कहा था कि ये रोज को रिप्रेजेंट करता है, तो क्योंकि जितने अननोन होंगे उतनी रोज होंगी, तो ये रोज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, मतलब आई जो है, जैसे आप m इंटू एन बोल रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रोज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो सेकंड फिगर डिजिट होती है, मैंने आपसे कहा था कि वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि n क्या है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स, मतलब जिन पॉइंट्स पे आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसी के बराबर होगा, और यही नंबर ऑफ कॉलम होते हैं किसी भी स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर। अब आगे चलते हैं और एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन किया था उसमें सेकंड पार्ट में हम एंड पे मोमेंट कैलकुलेट करते हैं बाय कन्वेंशनल मेथड, मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए हमने एंड मोमेंट्स कैलकुलेट किए थे। लेकिन अब आज हम इस सेकंड पार्ट को, मतलब एंड मोमेंट्स को मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने हेडिंग डाली स्टेप 7 में क्या, मेंबर एंड एक्शन या कैलकुलेशन ऑफ एंड मोमेंट्स। ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला है।
मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस तरह का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एंड मोमेंट्स जो होंगे उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है AML क्या है, मोमेंट ड्यू टू लोड, मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है ये, और AMD क्या है, मोमेंट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक, मतलब डिफ्लेक्शन और रोटेशन जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनके कारण। मैंने आपसे कहा था कि ये जो AMD है यही स्टिफनेस मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे के उसके इफेक्ट को देख रहे हैं, मतलब ये जो लिखा है ये क्या चीज़ है, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना, तो इसीलिए ये mm लिखा है, ये लोड का इफेक्ट है, इसलिए देखो यहाँ पे AML लिखा है मैंने, मोमेंट ड्यू टू लोड, और ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट के कारण आप मोमेंट देख रहे हैं, इसलिए उसको D से लिख दिया है मैंने। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, जो मैंने आपको इसके पहले सिक्स स्टेप में जो इक्वेशन लिखी थी उसी तरह की इक्वेशन है। क्या? देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या इक्वेशन लिखी थी मैंने, वो देखिए। जो सिक्स स्टेप में आपने इक्वेशन लिखी है उसी तरह की इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है ये? के इनवर्स AD माइनस ADL। ठीक है, स्लोप या रोटेशंस कैलकुलेट करने के लिए सिक्स स्टेप में आपने जो इक्वेशन यूज की थी वो यही थी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के डेल्टा इज इक्वल टू AD माइनस ADL। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये लिख सकता हूं मैं, क्या, AD इज इक्वल टू ADL प्लस के डेल्टा। देखिए इसी फॉर्म में दिख रही है कुछ इक्वेशन वो। ठीक है, ये देखिए डेल्टा की जगह डेल्टा लिखा है मैंने, और जैसे वहाँ पे के स्टिफनेस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे ये जो AMD है ये भी स्टिफनेस मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट है। ठीक है, और ये AML क्या है, ये जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है उसके इफेक्ट को बता रहा है, मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट है, ये भी वही चीज़ था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो AD था ये किसी भी जॉइंट पे एक्सटर्नल लोड के कारण जो मोमेंट्स होते थे उनको रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना है, मतलब जो एंड्स पे मोमेंट है वो कैलकुलेट करना है। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसी ही इक्वेशन है, और उन्हीं इक्वेशन से ये इक्वेशन बनी है। बस ये ध्यान रखना कि वहाँ पे के जो था वो स्टिफनेस मैट्रिक्स था, यहाँ पे AMD जो है वो स्टिफनेस मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पे ये जो बी फिगर है मैंने वापस बनाया, और इस बी फिगर में सबसे पहले हम AML कैलकुलेट करते हैं। AML मतलब जो एक्सटर्नल लोड लगे हैं उसके इफेक्ट को देखते हैं, वो एंड मोमेंट्स जो हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये AB जो स्पैन है, इस AB स्पैन के लिए मोमेंट मैं बोल देता हूँ A पे AML1, और इस पे जो होगा B पे वो क्या होगा, AML2। ये देखिए AML2। तो अब देखिए फिक्स्ड एंड मोमेंट है तो क्या होगा, मुझे फॉर्मूला पता है, 45 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया फॉर्मूला। आप चाहे तो बोल सकते हैं W इंटू AB का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है। मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया कि लोड इंटू ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर। इसी तरह से जब इस एंड पे देख रहे हैं तो क्या होगा, लोड इंटू ये डिस्टेंस, इसका स्क्वायर अपॉन टोटल का स्क्वायर, मतलब अपोजिट का स्क्वायर कर लेते हैं पॉइंट लोड के केस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 45 इंटू 2 ये जब किया तो AML2 में क्या किया, 4 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया था, 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर किया था। तो ये वैल्यू हो गई -40 किलोमीटर मीटर, और ये प्लस, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इस एंड पे और इस एंड पे क्लॉकवाइज होगा। सीधी सी बात यह है कि AB जो स्पैन है इसके लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट आपने कैलकुलेट कर लिए, वो दोनों फिक्स्ड एंड मोमेंट AML1 और AML2 से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इस BC स्पैन की बात कर लेते हैं।
तो BC स्पैन पे ये जो मोमेंट है थर्ड पॉइंट पे वो क्या होगा, इस UDL के कारण, और वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, WL²/12 और नेगेटिव साइन के साथ में। ये 4 पॉइंट पे जो होगा, फोर्थ पॉइंट पे वो WL²/12 होगा, लेकिन वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो देखिए इसको मैंने AML3 बोला, AML4 बोल दिया। C पॉइंट पे जो है ये -WL²/12, ये +WL²/12, तो ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? मतलब मैंने AML की जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं और यूनिट रोटेशन के कारण जो मोमेंट इंड्यूस होंगे उनकी बात करते हैं, मतलब स्टिफनेस मैट्रिक्स को ड्राइव करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे आप जो भी स्टेप बोल दीजिए, लेकिन मोमेंट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट AMD को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जब हम स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम तो 2 ही होंगे, क्योंकि K में 2 थे तो यहाँ भी 2 होंगे। जब रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तो भी नंबर ऑफ कॉलम तो 2 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 2 है या डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। इस कारण से जो स्टिफनेस मैट्रिक्स के कॉलम होंगे वो तो फिक्स होंगे, रोज चेंज हो सकती हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ अननोन पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैंने सबसे पहले 2 ही कॉलम पॉसिबल है, तो ये कॉलम 1 लिख दीजिए। यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख दो कि ये कॉलम 1। ठीक है, आप कॉलम 1 की बात करते हैं। कॉलम 1 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कॉलम 1 कैलकुलेट करते हैं, मतलब B पॉइंट पे यूनिट रोटेशन देते हैं, किसमें, जो फुल्ली रेस्ट्रेंट स्ट्रक्चर था उसके अंदर। C फिगर जो था फुल्ली रेस्ट्रेंट, उसके अंदर आपने यूनिट रोटेशन दिया, और यूनिट रोटेशन जब दिया तो इसके कारण ये 1, 2, 3 और 4 इन पॉइंट्स पे जो इफेक्ट होगा, मतलब मोमेंट इंड्यूस होंगे, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने इसे बोला AMD11, इसे बोला AMD21, आगे बोलोगे AMD31 और AMD41। ठीक है, ये 1 क्या है, 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट डायरेक्शन में, मतलब B पॉइंट पे जो रोटेशन दिया, यूनिट रोटेशन दिया, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका इफेक्ट देख रहे हैं आप 4 पॉइंट्स पे। ठीक है, ये क्वाड्रेंट डायरेक्शन 1 है। B पॉइंट पे जो क्वाड्रेंट डायरेक्शन थी उसको 1 मैंने बोला था। ठीक है, आपको बताया था, और C पॉइंट पे जो क्वाड्रेंट डायरेक्शन थी उसको 2 बोला था। ठीक है, तो चलिए AMD11 क्या होगा, मोमेंट इंड्यूस्ड एट 1 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट क्वाड्रेंट 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जब यहाँ पे यूनिट रोटेशन दे रहे हैं और इस पॉइंट पे इफेक्ट देख रहे हैं तो क्या आएगा, 2EI/L। तो ये 2EI/L, बस I की वैल्यू रख दीजिए। क्लियर? अब जब इस पॉइंट पे मोमेंट देख रहे हैं तो इस पे कितना मोमेंट की रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ पे लिखा था मोमेंट इंड्यूस, क्योंकि इंड्यूस हुआ है यहाँ पे रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया वो इस पॉइंट B पे ही दिया है। तो मैंने क्या लिखा, मोमेंट रिक्वायर्ड एट पॉइंट 2 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट 1, कि इसी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 है उस पे आपने यूनिट रोटेशन दिया, तो उसका इफेक्ट देखना है इस पॉइंट 2 के ऊपर। तो क्या आएगा, 4EI/L। ये रख दीजिए वैल्यूज। यहाँ पे 2I आएगा क्योंकि आप इसकी बात कर रहे हैं। जब 3 की बात करोगे, मतलब BC स्पैन की बात करोगे, तो फिर वहाँ पे I आएगा। अभी आगे बताता हूँ। आगे देखिए M31 किसे बोला आपने, मोमेंट रिक्वायर्ड एट पॉइंट 3 टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट 1। इस कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 में यूनिट रोटेशन देने के लिए जो मोमेंट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ठीक है, तो वो मैंने लिखा कि ये भी 4EI/L होगा, लेकिन I फिर ये आएगा, इधर 2I आया था इसमें, और इस स्पैन BC के लिए वो I आएगा। ठीक है, अब एक आखिरी चीज़ की बात और कर लेते हैं इस पॉइंट पे। तो क्या होगा, इसे आपने बोला AMD41, मोमेंट इंड्यूस्ड एट पॉइंट 4 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट 1, कि इस फोर्थ पॉइंट पे कितना मोमेंट इंड्यूस होगा इस फर्स्ट पॉइंट पे, मतलब B पॉइंट पे यूनिट रोटेशन के कारण। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2EI/L। ये लिख दिया। ठीक है, ये 2EI/L आएगा। ठीक, मतलब इस फर्स्ट कॉलम के अंदर 4 रो होंगी, क्योंकि आपने 4 पॉइंट्स पे इसका इफेक्ट देखा है, या 4 पॉइंट्स पे इसका इफेक्ट मिला है।
ठीक है ना, यूनिट रोटेशन यहाँ दिया तो उसके कारण स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हुआ, इस कारण से वो 4 पॉइंट पे आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपने 4 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें 4 रोज हो जाएंगी। अब देखिए एक सेकेंड पॉइंट पे और हम यूनिट रोटेशन दे देते हैं कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 के अंदर सी पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ पे ये कॉलम, चाहो तो यहाँ पे लिख दो कॉलम 2, ठीक है, मतलब स्टिफनेस मैट्रिक्स का जो कॉलम 2 है उसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे यूनिट रोटेशन दिया और इसका इफेक्ट देखते हैं हम ये 1 2 3 और 4 पॉइंट्स पे। अब देखो जब यहाँ पे आपने यूनिट रोटेशन दिया तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बेंड हो जाएगा, मतलब यहाँ ए बी स्पैन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है, देखो ये जो एरो बना ना ये क्लॉकवाइज है, तो थीटा सी 1 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह से थीटा बी जो था वो भी यूनिट रोटेशन ही था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया था। चलिए तो 1 और 2 जो है इन पॉइंट्स पर कोई मोमेंट इंड्यूस नहीं होगा, इसलिए मैंने लिख दिया AMD 1 2। 1 2 क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट देख रहा है और उसका इफेक्ट फर्स्ट पॉइंट पे देख रहा है। तो मोमेंट इंड्यूस्ड एट 1 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट 2, तो 0, कोई इफेक्ट नहीं आया। इसी तरह से यहाँ भी 0 आएगा, तो क्या लिखा, मोमेंट इंड्यूस्ड एट पॉइंट 2 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट 2, ये भी 0। अब इस थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, ये क्या है, मोमेंट इंड्यूस्ड एट पॉइंट 3 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट 2। तो इंड्यूस होगा यहाँ पे जब यहाँ पे आप मोमेंट यहाँ पे जब आप यूनिट रोटेशन दोगे तब, और कितना होगा 2EI/L, ये देखिए 2EI/L, क्लियर। अब यूनिट रोटेशन दिया इस सेकंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में, तो फिर जो फोर्थ पॉइंट है उस पे जो मोमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे आगे, यहाँ पे इंड्यूस लिखा था, इधर क्या लिखा मैंने, मोमेंट रिक्वायर्ड एट पॉइंट 4 टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में यूनिट रोटेशन लाने के लिए जो मोमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है 4EI/L। यहाँ पे 4 पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स पे आपने मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिए, मतलब 4 रोज हो गई। तो अब मैं इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स जो बना वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये AMD जो बना वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। AMD क्या है, EI बाहर रख दीजिए और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, क्लियर। अब इस AMD की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो मैंने ये जो इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन के अंदर AMD की वैल्यू को AML की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देते हैं, ठीक है, और फिर AM हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये AML की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, जो फिक्स्ड मोमेंट आए थे वो, उसके बाद AMD की वैल्यूज़ लिख दी और डेल्टा की वैल्यू जो आपने स्टेप 6 में, मतलब फर्स्ट पार्ट में जो आपने कैलकुलेट की थी वो लिख दी यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा बी और थीटा सी की वैल्यूज़ हैं बेसिकली, क्लियर। अब ये EI से EI कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, मतलब 2/3 इंटू 14.402 प्लस 0 इंटू दिस, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसी तरह से 4/3 इंटू 14.0402 और 0 इंटू दिस, तो ये वैल्यू जो आई वो ये आ गई। इसी तरह से 14.402 इंटू 1 और 1/2 इंटू दिस प्लस साइन के साथ, तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से 1/2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, तो ये वैल्यू आ गई। मतलब इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। अब इसको और इसको ऐड कर लीजिए, सिंपल ऐड कर दीजिए, -40 प्लस 9.601, तो ये आ जाएगा। फिर +20 प्लस 19.202, तो 39.202। सीधी सी बात ये है कि AM की जो वैल्यूज़ मिली वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये MAB है, MBA है, MBC है, MCB है। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये जो एंड मोमेंट्स थे वो मिल गए आपको, क्लियर। अब बेंडिंग डायग्राम बनाना है तो इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना होगा। पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे बेंडिंग डायग्राम बनाएंगे जो कि सैगिंग मिलेगा, और उसके बाद ये जो एंड मोमेंट्स हैं इससे बेंडिंग डायग्राम बनाएंगे जो कि हॉगिंग होगा, और फिर दोनों को ओवरलैप कर देंगे तो आपको फाइनल बेंडिंग डायग्राम मिल जाएगा गिवन स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो मैं अभी तक बोला था वो एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने नोट डाल के लिखा भी है यहाँ पे, क्या कि AMD मैट्रिक्स इज 4x2 मैट्रिक्स सिंस यूनिट डिफ्लेक्शन इज पॉसिबल टू गिव एट 2 पॉइंट्स या 2 जॉइंट्स या 2 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, देयरफॉर 2 कॉलम पॉसिबल। मैंने कहा स्टिफनेस मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम होते हैं जितने डिग्री का फ्रीडम होता है या जितने पॉइंट्स पे आप यूनिट रोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा मैंने कि बट इफेक्ट ऑफ यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज इंड्यूस्ड एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स। 4 डिफरेंट पॉइंट्स होने के कारण आपको 4 रोज मिलेंगी, तो वही मैंने लिखा इज इंड्यूस्ड एट 4 पॉइंट्स, देयरफॉर 4 रोज पॉसिबल, कि उस मैट्रिक्स में जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है उसके अंदर 4 रोज पॉसिबल हैं क्योंकि आपने उसके इफेक्ट को 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे देखा है। ठीक है, तो चलिए अब आप फ्री बेंड मोमेंट कैलकुलेशन की बात और कर लेते हैं। 2 स्पैन हैं तो दोनों स्पैन पे मैक्सिमम बेंड मोमेंट क्या होगा। मैक्सिमम बेंड मोमेंट फॉर स्पैन AB WAB/L होता है, तो 45 × 2 × 4/6, और इसी तरह से मैक्सिमम बेंड मोमेंट फॉर स्पैन BC WL²/8 होगा। ये रख दीजिए, तो ये वैल्यू हो गई 60, ये 80। ठीक है, तो अब देखिए ये फिगर A जो आपको गिवन था, ओरिजिनल गिवन फिगर था ये, उसके बाद इसके लिए आपने ये जो H फिगर है ये क्या है, ये फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो अभी आपने कैलकुलेट किया, ये 60 ये 80, ये 60 ये 80, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, और एंड मोमेंट्स के कारण जो आपने कैलकुलेट किए हैं, ये जो एंड मोमेंट्स, इनके कारण जो बेंडिंग डायग्राम बनेगा वो मैंने इस I फिगर के अंदर शो किया। ठीक है, कैसे, अब ये जो मोमेंट्स हैं ये तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हॉगिंग सैगिंग में। ठीक है, कैसे, ये कितने का है 30.40 किलोमीटर और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये A सपोर्ट है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो करेगा क्या, ये इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये हॉग कर देगा। ठीक है, मतलब ये जो मोमेंट है ये हॉगिंग इफेक्ट देगा। ठीक, और ये 39.20 का ये मोमेंट क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ लग रहा है पॉजिटिव। ठीक है, ये इधर क्या कर रहा है क्लॉकवाइज, और अगर इधर क्लॉकवाइज दे रहा है इसका मतलब ये कि ये भी हॉग ही करेगा। ठीक, ये देखिए मेरा हाथ, ये बीम है और यहाँ पे मोमेंट लग रहा है तो ये ऐसा कर देगा, मतलब हॉगिंग इफेक्ट देगा। तो दोनों का इफेक्ट हॉगिंग ही होगा, बस ये ध्यान रखना कि ये 30.40 है और ये 39.20 है, ये हॉगिंग है। क्लियर, अब यहाँ से यहाँ देखिए तो BC स्पैन के लिए क्या है, ये देखिए सेम ही होगा, ये B और ये C। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है, ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव साइन, तो करेगा क्या, हॉग करेगा। ये B ये C यहाँ पे मोमेंट लगा दीजिए तो ये ऐसा कर देगा, हॉग करेगा। इसी तरह से ये जो C पॉइंट पे मोमेंट है, ठीक है, MCB, वो क्या है क्लॉकवाइज, +60 का क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो क्लॉकवाइज क्या करेगा, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज करेगा तो ये भी हॉग करेगा, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये भी हॉग करेगा, तो ये फिगर आया। और इधर 0 है, इस एंड पे बेंड की वैल्यू 0 है, ये तो हमें पता था, इधर 60 था ना C पॉइंट पे, ये वही है मोमेंट। CD की जब बात की थी तो ये जो एक्स्ट्रा C पॉइंट पे जो मोमेंट लग रहा था, ठीक है, जब आपने इसको हटाया था, CD सेगमेंट को हटाया था, तब यहाँ पे जो इसका इफेक्ट था वो 60 था, वही है ये, और इधर 0, मतलब ये जो डायग्राम है I, ये एंड मोमेंट के डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे फाइनल बेंडिंग डायग्राम चाहिए, तो ये सैगिंग है, ये हॉगिंग है, दोनों को ओवरलैप कर दीजिए, तो जो फाइनल बेंडिंग डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। दिस इज फाइनल बेंडिंग डायग्राम फॉर द गिवन फिगर। सेकेंड पार्ट में या इस क्वेश्चन के 7वें स्टेप में हमने बेंडिंग डायग्राम बनाना सीखा कि इस क्वेश्चन के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए बेंडिंग डायग्राम किस तरह का बनेगा। अब आगे चलते हैं और थर्ड पार्ट में, मतलब इस क्वेश्चन के हम 8th स्टेप में एंड रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने हेडिंग डाली मेंबर एंड रिएक्शन और कैलकुलेट रिएक्शन फॉर शियर फोर्स कैलकुलेशन। मैंने आपसे कहा कि हमें शियर फोर्स डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो फिर आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट जो वीडियो था वहाँ पे हमने रिएक्शंस कन्वेंशनल मेथड से कैलकुलेट की थी, लेकिन आज हम आगे चलते हैं और यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ करके, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में रिएक्शंस किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं उसको देखते हैं। आज उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए
जैसे आपने मोमेंट का इक्वेशन लिखी थी उसी तरह की इक्वेशन ये, ठीक है। देखो आपने मोमेंट की इक्वेशन क्या लिखी थी, मोमेंट की जो इक्वेशन लिखी थी आपने वो थी ए एम इज इक्वल टू ए एम एल प्लस ए एम डी डेल्टा, यही लिखी थी, ऊपर लिखा है आपने, ठीक है ना। अब देखिए सेम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, कैसे, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या था, एंड मोमेंट थे, फाइनल एंड मोमेंट्स जो थे वो आपने ए एम से लिखा था, ठीक है। यहाँ पे ए आर जो है वो फाइनल एंड रिएक्शंस होंगी, ठीक है। यहाँ पे ए एम एल क्या लिखा था आपने, जो ए एम एल था वो मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड था, यहाँ पे क्या है वो रिएक्शन ड्यू टू लोड है, ये ए आर एल, क्लियर। इसी तरह से ये जो ए एम डी था ये क्या था, ये मोमेंट्स थे ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे ए आर डी क्या है, ये रिएक्शन ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सेम ही इक्वेशन है, ठीक। जिस तरह की इक्वेशन आप स्टेप 7 में आपने यूज़ की थी एंड मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, सेम इक्वेशन आपने यहाँ पे यूज़ की है रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं और रिएक्शंस किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही जो फिगर गिवन फिगर है ए, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मुझे 3 एंड्स पे रिएक्शंस चाहिए, वी ए, वी बी और वी सी, 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे 3 सपोर्ट्स हैं जहाँ पे रिएक्शंस इंड्यूस होंगी, ठीक। अब वो रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो एक्सटर्नल लोड है उसके कारण जो रिएक्शंस होंगी उनकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने हेडिंग डाली रिएक्शन ड्यू टू लोड ए आर एल, ठीक। मतलब हम सबसे पहले ए आर एल कैलकुलेट करेंगे, फिर ए आर डी कैलकुलेट करेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको ए आर मिल जाएगा, क्योंकि डेल्टा हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रिएक्शन ड्यू टू लोड मतलब ए आर एल। अब देखिए हमने एक भी पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ये ए एंड फिक्स है और बी भी एंड मोमेंट है वहाँ पे, मतलब उसको भी मैंने फिक्स की तरह एज्यूम कर लिया, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। अब यहाँ पे 45 का पॉइंट लोड लग रहा है। अब इस पॉइंट लोड के कारण एंड्स पे जो मोमेंट इंड्यूस होंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। वो कितने होंगे वो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मुझे पता है कि एंड मोमेंट कितना होता है, W इंटू दिस, इसका स्क्वायर अपॉन टोटल का स्क्वायर, ठीक है। तो 45 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 6 का स्क्वायर तो क्या होगा, देखिए ये वैल्यू होगी 45 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला, तो ये 40 वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से W, ये W इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर आएगा, क्लियर। तो ये वैल्यू हो गई 20, ये वैल्यू हो गई, क्लियर। अब ये जो एंड मोमेंट्स लिखे हैं आपने, इन एंड मोमेंट्स के कारण कुछ रिएक्शन इंड्यूस होंगी और ये पॉइंट लोड है इसके कारण। तो अब हम ये रिएक्शंस आर ए और आर बी वन इसकी बात करते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये 45 का पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसके कारण जो रिएक्शन होगी उसको आर बी वन बोला, और ये जो यूडीएल है उसके कारण जो रिएक्शन इंड्यूस होगी उसको हम आर बी टू बोल देंगे, ठीक है। और फिर फाइनली ऐड कर देंगे दोनों को, तो आपको ये फाइनल रिएक्शन आर बी मिल जाएगी, क्लियर। तो चलिए अब इस पॉइंट के बाद मोमेंट ले लेते हैं। तो क्या होगा, आर ए इंटू 6, ये क्लॉकवाइज है तो आर ए इंटू 6। मैंने एज्यूम किया है कि ये जो रिएक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो आर ए इंटू 6, ये क्या लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज तो -40, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज तो ये ये क्लॉकवाइज तो ये +20, और ये 45 का क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज तो -45 इंटू ये डिस्टेंस 4, क्लियर। ये इक्वेशन समझ में आई ना, 4 टर्म होना चाहिए, 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 टर्म आ गए, क्लियर। अब यहाँ से आपने जब कैलकुलेट किया तो आर ए की जो वैल्यू आई वो आ गई +33.33 किलोमीटर, ये मीटर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन है तो ये किलोमीटर में आएगा, क्लियर। अब आगे चलते हैं और सिग्मा एफ वी इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव बोल देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, +RA + RB1
-45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ से RB1 की जो वैल्यू है वो है 11.667 किलोन्यूटन। ठीक है, ये मीटर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये किलोमीटर में आएगा। क्लियर, तो आपके पास में दो रिएक्शंस RA और RB1 की वैल्यू मिल गई। अब आगे चलते हैं और इस BC स्पैन के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। मैंने हेडिंग डाली स्पैन BC, वहाँ पे यूडियल लग रहा है तो वो यूडियल लगा दिया, और उस यूडियल के कारण जो एंड्स पे मोमेंट होंगे वो क्या होगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। तो ये W²/12, वो भी W²/12, 40 × 4 का स्क्वायर बाय 12। तो ये वैल्यू भी आएगी 53.33 और ये वैल्यू आ गई 53.33। ठीक है, अब इस रिएक्शन को मैंने बोला कि RB2 बोल देता हूँ, और यहाँ पे जो होगी उसको RC1। ये RC1 क्यों बोला, देखिए यहाँ पे भी ये जो रिएक्शन है इसमें इसके कारण 40 के कारण कुछ रिएक्शन आएगी। ठीक है, उसे मैंने RC1 बोल दिया, और इस 30 के कारण भी कुछ C पॉइंट पर रिएक्शन होगी, उसे RC2 बोल देंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करोगे, इस पॉइंट C के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। पॉइंट C के अबाउट मोमेंट लोगे तो क्या होगा, RB2 × 4, ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो प्लस आया। ठीक है, यूटिल क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो 40 × 4 लोड हो गया और एक्ट क्या कर रहा है, 2 मीटर पे, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये जो मोमेंट है ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो -53.333, और ये क्या है, ये क्लॉकवाइज, तो +53.333। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस यहाँ से RB चाहिए, तो RB2 इज इक्वल टू होगा 40 × 4 × 2/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 80 आ गया। मतलब RB2 की जो वैल्यू है वो 80 किलोन्यूटन हो गई। अब सिग्मा FV इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो आपको ये RC1 मिल जाएगा। क्या इक्वेशन बनेगी, +RB2 + RC1, ये पॉजिटिव हो गए अपर डायरेक्शन में, -40 × 4। ये देखिए, तो आपके पास में जो RC1 की वैल्यू है वो कितने आ गई, +80 किलोन्यूटन। क्लियर, अब एक आखिरी स्पैन बचा है, CD स्पैन। ये CD स्पैन है। अब इसको C पॉइंट जो है फिक्स की तरह होगा क्योंकि वहाँ पे एंड मोमेंट है। ठीक है, तो ये 30 का लोड लग रहा है, तो अब इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे एक रिएक्शन लग जाएगी, तो उसे मैंने बोल दिया RC2। तो आप डायरेक्टली सिग्मा FV इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो आपने लगाई तो क्या होगा, +RC2, ये अपर डायरेक्शन लग रहा है और 30 का डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये RC2 की वैल्यू आ गई। तो RC2 कितना है, +30 किलोन्यूटन। क्लियर, मतलब जितनी रिएक्शंस थी आपने सब कैलकुलेट कर ली। तो जब रिएक्शन कैलकुलेट की तो फाइनल रिएक्शन क्या आई वो देखिए। मैंने कहा इसको मैंने बोला RA, RB और RC। ठीक है, RB क्या है, RB1 + RB2, और RC क्या है, RC1 + RC2। क्लियर, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। तो ये जो फाइनल रिएक्शंस मिली उनको मैंने ARL1, ARL2 और ARL3 बोल दिया। ठीक है, क्योंकि मैं ARL का जो मैट्रिक्स है उसको ड्राइव कर रहा था, तो ये देखिए ARL का जो मैट्रिक्स है वो मैंने बना लिया। क्लियर, ये जो वैल्यूज थी उनको सिंपली ऐड किया है ये, और आपके पास में जो ARL चाहिए था वो मिल गया। क्लियर, अब आगे चलते हैं और स्टिफनेस मैट्रिक्स को ड्राइव करते हैं। ठीक है, मतलब अब हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट्स देंगे और उसके इफेक्ट को देखेंगे। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे इसी के B पार्ट में लिखा रिएक्शन ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब कैलकुलेशन ऑफ ARD को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ARD को कैलकुलेट करने के लिए हम बात करते हैं कि अगर मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट दूंगा किसी भी जॉइंट पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर जो रिएक्शंस इंड्यूस होंगी वो कितनी होंगी। ठीक है, मोमेंट तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन रिएक्शंस कितनी इंड्यूस होंगी उनकी बात कर लेते हैं, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने एक ये फॉर्मूले की तरह बता दिया, क्या, इफ़ यूनिट रोटेशन इज प्रोवाइडेड एट एंड B। मैंने एक बीम बनाया। ठीक है, अभी क्वेश्चन से अलग हट के कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक फॉर्मूले की तरह बता रहा हूँ, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, मैंने B पॉइंट पे अगर यूनिट रोटेशन दिया तो फिर यहाँ पे जो मोमेंट इंड्यूस होता है B पॉइंट पे ही, उसकी वैल्यू होती है 4EI/L, ये हम जानते हैं।
और इसका हाफ कैरी ओवर जो इंड्यूस होगा फिक्स एंड पे वो हो जाएगी 2EI/L। अगर ये सिंपली सपोर्टेड होता तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, 0 हो जाता, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे 2EI/L हो जाएगा। क्लियर? अब ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं, तो एक अनबैलेंस्ड मूवमेंट इंड्यूस हो गया यहाँ पे, और कितने का? 6EI/L का। क्लियर? तो अब अगर इस स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम में रखना है, ये स्ट्रक्चर बैलेंस स्ट्रक्चर रहे, तो क्या होगा? तो फिर यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट इंड्यूस होना चाहिए। ठीक है, अब वो मोमेंट जो इंड्यूस होगा वो कौन करेगा? ये जो रिएक्शंस होंगे यही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ क्या, कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो उसे एक RA बोल दीजिए आप, और इधर RB बोल दीजिए। ठीक है, कुछ भी एक रिएक्शन मैंने VAB बोल देता हूँ। चलिए, तो ये जो रिएक्शन है इसको मैंने बोल दिया VA रिएक्शन। ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया VB रिएक्शन। ठीक है, अब ये छोड़ दीजिए, अभी राइट से जो लिखा दिख रहा है वो अभी मैं ड्राइव करके आपको बता रहा हूँ। तो ये VA और VB दो रिएक्शंस हो गए। अब मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए, तो क्या करोगे? इस पॉइंट का आउट मोमेंट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिग्मा MB इज इक्वल टू 0, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट B इज इक्वल टू 0। ये VA क्या करेगा? VA गिव्स क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब प्लस VA इंटू L। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब प्लस 2EI/L, और ये भी क्लॉकवाइज, तो प्लस 4EI/L। ठीक है, एक रिएक्शन और ये दो मोमेंट दिख रहा है। ये VB तो वहीं से पास हो रहा है, तो 0 मोमेंट देगा, मतलब दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने VA जो कैलकुलेट किया, ये कितना आएगा? 6EI ये L, और ये L का स्क्वायर, और ये नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, उधर उस साइड जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये L से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? तो अब VA इतना है तो VB भी इतना ही होगा, सिग्मा V इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो प्लस VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। तो VB की वैल्यू भी यही होगी, बस पॉजिटिव साइन के साथ में। ठीक है, मतलब ये अपवर्ड ही लगेगा, और ये क्या है? नेगेटिव है, मतलब अपोजिट टू एज एज्यूम, देयरफॉर ये डाउनवर्ड लगेगा। तो देखिए ये वैल्यू 6EI/L स्क्वायर डाउनवर्ड आया, और ये सिग्मा V इज इक्वल टू 0 करोगे जब आप सिग्मा FV इज इक्वल टू जब 0 करोगे, तो VB की जो वैल्यू आएगी वो होगी प्लस 6EI/L का स्क्वायर। ठीक है, 6EI/L का स्क्वायर, तो वही आया, प्लस आया, मतलब ये अपवर्ड लग रहा है। तो ये जो रेड से दिख रहा है आपको, वो उस तरह का दिखने लगेगा। मैं डायरेक्टली चाहूँ तो डायरेक्टली भी बोल सकता था कि जो अनबैलेंस्ड मूवमेंट है वो डिवाइडेड बाय लेंथ कर दीजिए, तो भी आ जाएगा। दो फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो भी यही आता है। तो मैंने उस तरह से भी लिखा है। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर इक्विलिब्रियम इंड्यूस्ड फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो उससे भी लिख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी 6EI/L स्क्वायर। सीधी सी बात यह है कि अगर आप यूनिट रोटेशन प्रोवाइड करते हैं इस एंड B पे, तो फिर जो रिएक्शंस इंड्यूस होंगी इस B पॉइंट पे अपवर्ड हो जाएगी, और अपोजिट मतलब A पॉइंट पे डाउनवर्ड हो जाएगी। क्लियर? अब इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि अनबैलेंस्ड मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट था अनबैलेंस्ड, देयरफॉर इंड्यूस फोर्सेस प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, कि जो फोर्स इंड्यूस हुए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये दोनों मिलके एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे देंगे, जिससे ये स्ट्रक्चर बैलेंस हो जाएगा। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा गिवन ए यूनिट रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट B, मतलब कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 एज शोन इन फिगर K। ये फिगर K से इसको शो कर दिया मैंने। क्लियर? तो देखिए जो बीम था वही मैंने बनाया, जो B पार्ट में आपने इक्विवेलेंट बीम था उसी को मैंने बनाया है यहाँ पे।
अब इस पॉइंट बी पे आपने यूनिट रोटेशन प्रोवाइड किया और इस यूनिट रोटेशन के कारण ये रिएक्शंस इंड्यूस होंगी। क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ARD1 तो ठीक है, ये डाउनवर्ड लग गई, और यहाँ पे ये दो रिएक्शन क्यों लिखी है। देखिए, जब आप AB स्पेन की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट रोटेशन जब दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड रिएक्शन होगी, यहाँ पे अपवर्ड रिएक्शन होगी। अभी मैंने बताया कि अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट इंड्यूस होते हैं, जो अनबैलेंस मोमेंट होता है वो क्लॉकवाइज होता है, तो जो रिएक्शंस इंड्यूस होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो ये दोनों मिलकर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना देंगे। सीधी सी बात ये है कि रिएक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड होगी। उसी तरह से जब यहाँ पे आप यूनिट रोटेशन दोगे तो ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ जॉइंट या रिजिडिटी ऑफ जॉइंट क्या होगा, यहाँ पे भी रोटेशन होगा, तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो फिर जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसमें भी जो मोमेंट इंड्यूस होंगे, जो अनबैलेंस मोमेंट होगा वो भी क्लॉकवाइज होगा, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट अगर होगा तो फिर रिएक्शंस यहाँ पे डाउनवर्ड होंगी, यहाँ पे अपवर्ड होगी, क्योंकि इन दोनों से मिलके भी एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनना चाहिए। तो ये यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड होगी। ठीक है, मतलब ये आपके पास में 4 रिएक्शंस होंगी, लेकिन पॉइंट ये 3 ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे फाइनली। ठीक, जो भी वैल्यूज आएंगी वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं, और मैंने आपसे कहा कि मुझे स्टिफनेस मैट्रिक्स ड्राइव करना है, तो यहाँ पे भी 2 ही कॉलम होंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स के। यहाँ पे स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या है, ARD। ठीक है, ये जो आप ड्राइव करोगे ये ARD स्टिफनेस मैट्रिक्स है, और इस ARD के जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को कैसे ड्राइव करेंगे, हम इस पॉइंट बी पे यूनिट रोटेशन देंगे, और फिर यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे आपको उसका इफेक्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आपको उस स्टिफनेस मैट्रिक्स में 3 रोज होंगी, ये पता चल गया। 2 कॉलम होंगे, वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी भी क्वेश्चन में जितने डिग्री का वो काइनेमेटिकली इंडिटरमिनेट होगा या जितने डिग्री का फ्रीडम होगा, उतने ही कॉलम होते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, आपने के में भी देखा, और जब आप AMD कैलकुलेट कर रहे थे तब भी देखा था कि 2 ही कॉलम बने थे। रोज चेंज हुई थी, वो भी आपको और पूरा डिटेल में बताऊंगा आगे, लेकिन जो कॉलम है वो 2 ही थे, सेम थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि मुझे 3 कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ये AB स्पेन की बात कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा कि फोर्स इंड्यूस्ड एट पॉइंट 1 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट 1, कि जब इस पॉइंट B पे आपने यूनिट रोटेशन दिया तो जो फोर्स इंड्यूस होंगे इस पॉइंट 1 पे, ठीक है, तो वो क्या होगा वो मैंने बताया, क्या, -6 EI/L²। ये माइनस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है ना, तो -6 और I की जगह 2I लिख दीजिए, 6 का स्क्वायर ये आ गया, तो EI/3 है, ये आपको ये रिएक्शन मिल गई ARD11। क्लियर? अब ये ARD21 चाहिए आपको। ठीक है, तो अब देखिए ARD21 क्या है, यहाँ पे ये अपवर्ड होगा और इसके कारण डाउनवर्ड होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला क्या है, +6 EI/L², लेकिन इस स्पेन के लिए L1 अलग है, इस स्पेन के लिए L अलग है, तो उसको मैंने L2 बोल दिया। तो ये देखो फॉर्मूला वही 6 EI/L² वो लिखा है, तो इसको L1 बोल दीजिए, इसको L2 बोल दीजिए, और दोनों का डिफरेंस, क्योंकि अपवर्ड लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है, दोनों की वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -EI/25। क्लियर? पॉइंट 3 ही है, यहाँ पे 2 इफेक्ट आ रहे थे क्लॉकवाइज रोटेशन देने के कारण, तो दोनों का आपने समीशन कर लिया। ठीक है, ये कर लिया। क्लियर? अब इस थर्ड पॉइंट पे, जो B पॉइंट पे आपने कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, उसका इफेक्ट देखना है इस थर्ड पॉइंट पे। तो उसको मैंने क्या लिखा कि फोर्स इंड्यूस्ड एट पॉइंट 3 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट पॉइंट B या कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही है 6 EI/L², और ये देखिए ये अपवर्ड लग रहा है, तो ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ अपवर्ड होगा, तो अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव है, तो ये प्लस आया। क्लियर? अब
इसमें सी पॉइंट पे यूनिट रोटेशन और दे देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इसको बी से शो कर दिया, उसको ए लिखा था, इसको बी लिखा। मैंने कहा गिवन ए यूनिट रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट पॉइंट सी या क्वाड्रेंट डायरेक्शन 2 एज शोन इन फिगर, ये एल में इसको शो कर दिया। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे आपने यूनिट रोटेशन दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा, यहाँ पे डाउन रोटेशन होगी, यहाँ पे अपवर्ड होगी। ठीक, क्योंकि क्या होगा, जब क्लॉकवाइज रोटेशन दोगे तो यहाँ पे जो मोमेंट्स इंड्यूस होंगे, जो अनबैलेंस्ड मोमेंट होंगे, वो कितने होंगे, वो क्लॉकवाइज होंगे। यहाँ पे 4EI/L होगा, यहाँ पे 2EI/L होगा। ठीक है, मतलब 6EI/L का अनबैलेंस मोमेंट होगा। उसको बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देंगी, तो ये डाउनवर्ड लगेगा, ये अपवर्ड लगेगा, तो ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंड्यूस करेंगे। ये सीधी सी बात ये कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब यूनिट रोटेशन देते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, ये अपवर्ड होती है। जब यहाँ पे दे रहे यूनिट रोटेशन दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट ए पॉइंट पे नहीं आएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा कि फोर्स इंड्यूस्ड एट पॉइंट 1 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट पॉइंट सी या कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसको मैंने क्या बोला कि फोर्स इंड्यूस्ड एट पॉइंट 2 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट पॉइंट सी या कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2, तो विच इज क्या होगा -6EI/L², क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए माइनस साइन आएगा। तो -6EI/L² वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ये आ गया -3EI/8। क्लियर। एक आखिरी पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक, मतलब जिस पॉइंट पे आपने यूनिट रोटेशन दिया है उस पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू, रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो मैंने लिखा कि फोर्स इंड्यूस्ड एट पॉइंट 3 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट क्वाड्रेंट डायरेक्शन 2, मतलब पॉइंट सी। तो ये 6EI/L², क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये भी +3EI/8 हो गया। क्लियर। मतलब आपने पूरे 6 कंपोनेंट को कैलकुलेट कर लिया स्टिफनेस मैट्रिक्स के। ठीक है, जिसे मैंने ARD बोला है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ARD इज इक्वल टू EI को बाहर निकाल दीजिए, कॉमन कर दीजिए, बाकी सब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो आपके पास में जो स्टिफनेस मैट्रिक्स आया वो ये आ गया। क्लियर। अब ये ARD की वैल्यू को, ARL की वैल्यू को और डेल्टा की वैल्यूज जो आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की थी θB और θC, उनको पुट कर दीजिए गिवन इक्वेशन के अंदर। कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन के अंदर। गिवन इक्वेशन मतलब जो मैंने रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर। तो AR इज इक्वल टू ARL प्लस ARD इंटू डेल्टा, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। जब आप वैल्यूज को पुट कर दोगे तो फिर कुछ इक्वेशन जो दिखेगी वो कुछ इस फॉर्म में दिखने लगेगी। क्लियर। यहाँ से EI से EI कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए -1/3 इंटू 14.402 प्लस 0 इंटू दिस, तो जो वैल्यू आई वो ये आ गई। उसी तरह से -1/24 इंटू 14.402 प्लस -3/8 इंटू -0.533, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा +3/8 इंटू 14.402 प्लस 3/8 इंटू -0.533। क्लियर। तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिल गया। अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, तो +33.333 -4.800, तो ये वैल्यू आ गई +28.533। इसी तरह से इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसी तरह से इन दोनों को कर लीजिए, सिंपल एडिशन, तो आपके पास में ये वैल्यूज आ गई। मतलब आपको रिएक्शंस मिल गई। मैंने कहा था कि 3 रिएक्शंस थी आपके पास, VA, VB और VC, ये तीनों की वैल्यूज लिखी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया कि VA ये है, VB और VC, और तीनों पॉजिटिव हैं, मतलब तीनों ही अपवर्ड रिएक्शंस हैं। ये लिख दिया अपवर्ड। अगर नेगेटिव होती कोई सी तो हम उसको डाउनवर्ड लिख देते। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने नोट डाल के लिख दिया क्या, जो अभी आपसे बोला कि यहाँ पे जो स्टिफनेस मैट्रिक्स मिला है, जिसे आपने ARD बोला है, वो 3/2 का मैट्रिक्स है। मैंने कहा 2 कॉलम होंगे क्योंकि इनडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी 2 है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है,
और 3 पॉइंट्स आपने ऐसे देखे हैं जहाँ पे आपने यूनिट डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट को चेक किया है, ठीक। 1, 2 और 3 पॉइंट्स, मतलब 3 रोज होंगी। तो मैंने लिखा ARD matrix is 3/2 matrix since unit displacement is possible to give at 2 points या 2 joints। ये T है ना, ये T है, ये ध्यान रखिएगा, 2 points, ठीक है, joints। Therefore this matrix have 2 columns but effect of unit displacement is induced at 3 different points, therefore this मैट्रिक्स हैव 3 रोज। जो मैं अभी आपसे बोल रहा था कि इस स्टिफनेस मैट्रिक्स में 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। क्लियर। अब इन रिएक्शंस को यूज़ करके शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये फिगर है, जो ओरिजिनल फिगर ए फिगर था वो है ये। यहाँ पे जो रिएक्शंस आई वो मैं आपको बता देता हूँ। वो रिएक्शंस जो थी वो रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले, जो आपने कैलकुलेट करके निकाली हैं। वो रिएक्शन जो है ए पॉइंट पे जो VA रिएक्शन आई विच इज़ 28.533। इसी तरह से इस B पॉइंट पे जो रिएक्शन आई है वो है 91.267, ठीक है। और यहाँ पे C पॉइंट पे जो रिएक्शन है वो है 115.200 किलो न्यूटन, ठीक है। ये रिएक्शंस हो गई। अब आपको शेयर फोर्स, अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से कैलकुलेट होगा वो हमें पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। ये बीम है, अगर तो राइट वाला ब्लॉक नीचे जाए, लेफ्ट वाला ऊपर जाए, इसे बोलते हैं पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, ठीक है। मतलब अगर इस तरह का फेलियर हो कि राइट पोर्शन नीचे लेफ्ट ऊपर, तो ये पॉजिटिव है और इसके अपोजिट को आप नेगेटिव बोल देना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं ए साइड से स्टार्ट करता हूँ। देखिए शेयर फोर्स एट पॉइंट ए लिखा है मैंने। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए मतलब आप यहाँ खड़े हैं, ये आपकी पोजीशन है, यहाँ खड़े हो जाइए, ठीक है। अब इस साइड देखिए क्या दिख रहा है। जब इस साइड देखोगे तो एक रिएक्शन दिख रही है और वो क्या है, लेफ्ट अप। जब राइट डाउन पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट अप भी पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस 28.533, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, ठीक, क्लियर। आगे चलिए। अब ई पॉइंट के जस्ट लेफ्ट मतलब आप यहाँ खड़े हो जाइए। तो क्या दिख रहा है, जब इस साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा, एक ही रिएक्शन दिखेगी और वो क्या है, अभी भी लेफ्ट अप मतलब प्लस 28.533, यही दिखेगा। देखो मैं लिखा है कि शेयर फोर्स एट पॉइंट ई जस्ट लेफ्ट मतलब ई के जस्ट लेफ्ट पे खड़े। अब ई के जस्ट राइट मतलब आप यहाँ खड़े हो जाइए, ई पॉइंट के जस्ट राइट। देखो मैं लिखा है शेयर फोर्स एट पॉइंट ई जस्ट राइट। तो अब क्या दिख रहा है, एक लेफ्ट अप 28.533 और एक लेफ्ट डाउन। लेफ्ट डाउन मीन्स नेगेटिव, तो -45, ये आ गया -45। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। अब आगे चलिए और बी के जस्ट लेफ्ट खड़े हो जाइए। बी के जस्ट लेफ्ट खड़े हो गए तो भी यही दिखेगा, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। ये लेफ्ट अप पॉजिटिव, ये लेफ्ट डाउन नेगेटिव, मतलब दो ही वैल्यूज दिख रही हैं, तो अभी भी वैल्यू सेम ही रहेगी। आगे आइए, इस बी के जस्ट राइट पे खड़े हो जाइए। देखिए हम ये जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट क्यों खड़े हो रहे हैं, कि हर फोर्स का हम इफेक्ट देख पाएँ इसलिए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा पॉइंट लोड अगर यहाँ लग रहा है तो मुझे देखना है तो जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट खड़े होकर देखना होगा। सीधी सी बात यह है कि उसके इफेक्ट को हम यहाँ देखते हैं तो अलग वैल्यूज़ मिलती हैं और यहाँ देखते हैं तो कुछ अलग वैल्यू मिलती है, ठीक है। चलिए, तो मैंने लिखा है शेयर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट लेफ्ट। अब देखो ये प्लस 28.533 -45 और प्लस 91.267, ये लिख दीजिए। ये लिखिए तो फाइनल वैल्यू जो आई वो ये आ गई 74.80। इसको हम ड्रॉ भी कर लेंगे अभी इसके नीचे, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट, ये आपकी पोजीशन है, यहाँ खड़े हैं आप। तो अब क्या दिख रहा है, ये रिएक्शन लेफ्ट अप पॉजिटिव, ये रिएक्शन लोड लेफ्ट डाउन नेगेटिव, ये रिएक्शन लेफ्ट अप पॉजिटिव, ये जो यूडीएल है ये लेफ्ट डाउन लग रहा है, मतलब 40 × 4 का है,
ठीक है, ये डिस्टेंस 4, तो ये आ गया 40 × 4। तो फाइनल जो आपको शेयर फोर्स मिला इस पॉइंट पे वो जो है वो 85.2 किलोमीटर आया। अब लास्ट यहाँ खड़े हो जाइए, ठीक है। अब यहाँ खड़े हो जाओगे तो इस साइड से देख लो, इधर से भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन जब सी के जस्ट राइट खड़े हो तो ये दिख रहा है एक फोर्स है, राइट डाउन पॉजिटिव +30, ये +30 आया। यहाँ से चेक कर लीजिए, +28.533 -45 +91.267 प्लस -40 × 4 और +115.20, यह कर लीजिए, वैल्यू वही आएगी, ठीक है। अब डी पॉइंट पे खड़े हो जाइए, तो यहाँ से देखिए चाहे वहाँ से देखिए वैल्यू आएगी +30। उस साइड से देख लीजिए तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी पे जो वैल्यू है, अब डी के जस्ट राइट तो खड़े हो नहीं सकते, नीचे गिर जाओगे, बीम ही नहीं है, यहीं खड़े हो सकते हैं, मतलब शेयर फोर्स एट पॉइंट डी जो होगा वो 30 किलोमीटर होगा। इसको ड्रॉ कर लीजिए, तो देखिए जब ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, कुछ फिगर इस तरह का आएगा। दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम। मैंने कहा ना ये 30 होगा, यहाँ पे 30, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे इधर दोनों जगह वैल्यू सेम थी तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे 28.533 था, यहाँ पे 28.533, तो ये आ गया, ठीक है। मतलब आप सिर्फ ज्वाइन करते जाइए तो वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी, ठीक। चाहो तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 28.533, ये 28.533, तो इस पॉइंट को इससे जस्ट ज्वाइन कर दीजिए, ए को ई से ज्वाइन कर दीजिए, और ई के जस्ट लेफ्ट और ई के जस्ट राइट पे वैल्यूज़ क्या हैं देखो, यहाँ पे +28.533 और यहाँ पे -16.467। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट को जस्ट इससे ज्वाइन किया, तो ये वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ये जस्ट लेफ्ट है, ये जस्ट राइट, ठीक है। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको ये फिगर मिल जाएगा। दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। क्लियर। अब इसको मैं कंक्लूड और कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म किए हैं, तो कुछ आपको कंक्लूजन बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स आर यूज्ड इन द अबव इक्वेशन। कौन कौन से? के, AMD और ARD, 3 किए, ठीक है। तो देखो के में आपने इस तरह का मैट्रिक्स था, ये 2x2 का मैट्रिक्स था, तो वैल्यूज़ कुछ इस तरह की आई थी। क्लियर, ये 2x2 का था। इसी तरह से यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट किया था, θB और θC 2 अननोन थे, तो ये इसमें रोज जो थी वो 2 थी, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने एंड सेकंड पार्ट में एंड मोमेंट कैलकुलेट किए थे, तो आपने AMD ये स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाया था। यहाँ पे कॉलम 2 ही थे, देखो कॉलम सब में 2 ही रहेंगे, नीचे और देखिए इसमें भी कॉलम 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स पे एंड मोमेंट चाहिए थे, AMB, BA, MAB, MBA, MBC एंड MCB, 4 एंड मोमेंट चाहिए थे। तो आपने 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यूज़ को देखा, मतलब 4 रोज मिली आपको, ठीक है। ये 4 × 2 हो गया इसीलिए। और इसीलिए यहाँ पे जब रिएक्शन की बात की आपने, तो क्या किया, 3 पॉइंट्स पे आपने रिएक्शन कैलकुलेट की, मतलब 3 अननोन थे, तो इसीलिए 3 रोज हैं यहाँ पे। तो देखिए कॉलम सेम है सब में, स्टिफनेस मैट्रिक्स, तीनों स्टिफनेस मैट्रिक्स में कॉलम सेम है, ये 2 और ये 2, लेकिन रोज अलग हैं, जो कि डिपेंड करती हैं किस बात पे, कि कितने पॉइंट्स पे अननोन है, नंबर ऑफ अननोन की वैल्यूज़ कितनी है। क्लियर। यहाँ पे 2 अननोन थे, θB, θC, यहाँ पे 4 अननोन थे, MAB, MBA, MBC एंड MCB। इसी तरह से यहाँ पे जो रिएक्शंस थी वो VA, VB एंड VC, 3 रिएक्शन अननोन थी, इसलिए ये 3/2 का मैट्रिक्स बना। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखा कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल एट 2 पॉइंट्स जॉइंट्स, बट इट्स इफेक्ट कैन बी कंसीडर एट डिफरेंट पॉइंट्स। मैंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये 2nd डिग्री का फ्रीडम है, या काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट है ये स्ट्रक्चर 2 डिग्री का, तो कॉलम तो 2 ही होंगे, लेकिन या 2 ही पॉइंट्स पे आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे पाओगे, लेकिन उसके इफेक्ट को तो हम कई पॉइंट्स पे देख सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि तीनों स्टिफनेस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो अलग अलग आई हैं, ठीक है। वहाँ पे 2 आई, यहाँ पे 4 आई, यहाँ पे थर्ड पार्ट में 3 आई हैं वो। क्लियर। अब ये जो
मैंने आपको प्रोसीजर बताया, किसी भी स्ट्रक्चर के एनालिसिस करने के लिए मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि हमने कन्वेंशनल मेथड से करके देखा था, मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को डायरेक्टली यूज़ किया था और उससे एंड मोमेंट कैलकुलेट किए थे। फिर आपने कन्वेंशनल मेथड से रिएक्शंस, क्योंकि बेंड मोमेंट पता है तो रिएक्शन कैलकुलेट हो जाते हैं। लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से किया जाता है वो मैंने आज आपको बताया, और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन जो बनी है, जैसे ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट, ये जो पार्ट है, ये आपको स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए कांस्टेंट होगा, लोडिंग कुछ भी हो ये तो सेम रहेगा, मतलब स्टिफनेस मैट्रिक्स जो बनेंगे तीनों, वो तीनों के तीनों सेम ही होंगे, चाहे लोडिंग कुछ भी हो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। आपको जो चेंज होना है वो ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, मतलब थीटा बी थीटा सी कुछ अलग निकलेगा, और लोड के कारण ये जो ए आर एल की वैल्यू है या ए एम एल की वैल्यूज़ हैं ये चेंज होंगी, मतलब आपको एक मैथमेटिकल मॉडल मिल जाता है। तो सेम स्ट्रक्चर का एनालिसिस आप मैट्रिक्स मतलब डिफरेंट लोडिंग के लिए किस तरह से कर सकते हैं या मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से कर सकते हैं वो मैंने आज आपको बताया, ठीक। अब मैट्रिक्स मेथड की सीरीज़ को आज हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।